ओके बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एसकेडी स्कूल का जिक्र किया था। उसका अभी हाफ ईयरली का पेपर हुआ था कल। तो उसमें 2 सेट आते हैं पेपर के। तो सेट 1 मैंने सॉल्व कराया था, वो भी एमसीक्यू और थ्योरी पार्ट। अब उसकी प्रोग्रामिंग पार्ट रह गया है और साथ में सेट 2 भी आता है, तो उसका भी एमसीक्यू थ्योरी पार्ट और उसकी भी प्रोग्रामिंग है। तो अभी मैं आपको सेट 2 का एमसीक्यू और थ्योरी पार्ट पहले सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद सेट 1 और सेट 2 का दोनों का मिक्स करके जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन में बैठे हैं बच्चे पूछेंगे, मैं उनका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और बाकी क्लासेस तो चलती रहती हैं, आप पूछते रहिएगा। लेकिन एमसीक्यू और थ्योरी जो है गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कोई ऐसा होता ही नहीं है जो एंड तक जब प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उसका पेपर में कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटता है, सारे हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के। थ्योरी वगैरह में बच्चों को खुद ही रटना होता है, मुझे समझाना है, लेकिन या तो उन्हीं को करना है, तो इसलिए वो कुछ रह जाते हैं पॉइंट। तो मैं उसी पे इसमें फोर्स कर रहा हूं कि आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेपर पैटर्न आपका चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन आपके अलग टाइप के आने लगे हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे कोई एक पिक्चर टाइप की दे दी जाएगी और उस पिक्चर में छुपा होगा आपका कोई ऊप्स का कॉन्सेप्ट या आपका जावा का कोई भी आपका टर्मिनोलॉजी छुपा होगा जिसको पहचानना होता है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे इस पेपर में क्या दिया गया है। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एक शेप है और उसका एक एरिया है, और ये भी एक शेप है, उसका भी एक एरिया फंक्शन है, ये भी एरिया फंक्शन है, ये भी एरिया फंक्शन है। बच्चों आई थिंक आप लोग पहचान गए होंगे कि जब एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाएं तो उसको क्या कहते हैं बच्चे? जल्दी से सोच सोच के बताइए। जब फंक्शन प्रोग्रामिंग की बात हो रही, जब एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन, यस, फंक्शन ओवरलोडिंग उसको कहते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पर आपका सही आंसर यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। फिर से एक बार याद कर लीजिए, एक नाम का जैसे एरिया 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 एरिया, एक नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाए और हर फंक्शन अलग अलग वर्क परफॉर्म कराएगा और हर फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट भी अलग अलग होती है, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट किसको फॉलो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म को। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद द एक्सप्रेशन विच यूजेस, ये नॉट ऑपरेटर है, सिंगल नॉट है, आई थिंक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, इज नोन एज। तो देखिए एक नॉट इक्वल टू होता है और एक अकेला नॉट होता है। तो नॉट जो है लॉजिकली लॉजिकली हम लोगों ने देखा है लॉजिकल ऑपरेटर में ही आता है, तो यहां पर ये लॉजिकल ऑपरेटर में माना जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर। हेलो, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके बच्चों, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको देख नहीं पाया और वॉइस नहीं आई। ठीक है, तो आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। जो भी बच्चे ज्वाइन करते हो, बाई चांस मैं ज्वाइन नहीं करा रहा हूं, इसका मतलब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। वैसे बीच में आवाज इस तरीके से आती है तो मैं ज्वाइन करा भी देता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका द आस्काई कोड ऑफ बी। तो आपको जैसे बताया गया है कि कैपिटल ए से कैपिटल 6 तक 65 से 90 तक होता है, तो बी का क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है ये। फिर व्हेन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू अ करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड, यस बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है ऑनलाइन में? नहीं तो माइक ऑफ रखें। हाँ, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो इसको क्या कहते हैं? यस, आप देखिए मैंने ये कल के पेपर में भी क्वेश्चन था
कि कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग की बात हो रही है और उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका अनबॉक्सिंग कहलाता है, और प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो बॉक्सिंग कहलाता है। तो यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव यानी ऑब्जेक्ट को आपका उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कर रहे हैं तो उसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। कल भी यही क्वेश्चन था, एक बार मैच कर लीजिएगा, कल भी यही क्वेश्चन था। जैसे कि इंट कैर फ्लोट को उसकी रैपर क्लास में कन्वर्ट करें, तो वो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो बॉक्सिंग कहा जाएगा, और ऑब्जेक्ट में कुछ है और उसको वापस प्रिमिटिव में लाना है तो वो अनबॉक्सिंग कहा जाएगा। कल वाले क्लास की वीडियो में ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद अच्छा कुछ डिस्कस करना चाहे तो बोल सकते हैं, ये नहीं कि चुपचाप सुन लिया आपने। द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द लॉन्ग डेटा टाइप, आंसर इज, बच्चों बोलते जाइए, लॉन्ग डेटा टाइप 8 बाइट, सही। द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर, हाँ, द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर वैल्यू, ऑप्शन सी नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो, नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो इसमें यूज किया जाता है। मैं एक छोटा सा सेटिंग कर दूं, जो वायर नहीं लगा तो इन लोगों को देर में आवाज मिल रही है, ऑनलाइन वाले बच्चों को। ओके, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरेट जीरो से एक कैरेक्टर टूटता है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये कैरेट जीरो जो है आप नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते हो, नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट जीरो, तो चाहे नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट जीरो लिखो, चाहे नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो लिखो, सब में एक कैरेक्टर तोड़ने की बात हो रही है और वो एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आप ये मेथड यूज करते हो। तो इसमें भी लगा सकते हो और उसमें तो लगा ही है, और ज्यादातर हम तो इसी में लगवाते हैं, लेकिन ये नई चीज थी जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी। उसका देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज अ कीवर्ड, देखो इसमें जो है अलग कौन सा ये पूछा जा रहा है। अच्छा कीवर्ड, हाँ, तो यहां पर देखो स्विच का एस बड़ा कर दिया है, वैसे तो ये कीवर्ड है लेकिन बड़ा कर दिया, फॉर का एफ बड़ा कर दिया, कंडीशन कुछ होती नहीं, तो कीवर्ड के नाम पर आपका यहां पर डिफॉल्ट है, बिल्कुल सही, बोलते जाइए जिसको भी आता है। फिर आउटपुट मैट डॉट सील, सील क्या कर देगा, ये 7.7 यानी 7.6 को 7.7 कर देगा और जीरो लगा देगा, और आपका एसक्यूआरटी क्या कर देगा, स्क्वायर रूट निकाल देगा, यानी यहाँ पर 12 कर देगा। इन दोनों को सम कर दीजिए, जरा एक बार बाहर देख लो कौन है, इन दोनों को सम कर दीजिए, तो 7 8 9 और आपका 7 8, तो यहाँ पे 89.0 आ जाएगा ना बच्चों, चेक कर लिया। हाँ, तो 89.0 है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए, ठीक, ये सही है। उसके बाद फिर नेम द टाइप ऑफ एरर, अब एरर पहचानना है तो आप देखो, नॉर्मली देखो किसी भी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अब क्यूब रूट निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, मैथ के हिसाब से बताओ, जब स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता है तो क्यूब रूट कैसे निकाल दिया जाएगा, है ना। तो आपका यहां पर ये रन टाइम एरर आ जाएगी, रन टाइम एरर में इसको कंसीडर किया जाता है, जैसे कि एसक्यूआरटी में माइनस की वैल्यू होती है या सीबीआरटी में माइनस की वैल्यू होती है, माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट और या क्यूब रूट नहीं निकाला जाता है तो उसको रन करते समय कंप्यूटर पहचान पाता है, इसलिए उसको रन टाइम एरर कहा जा रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मोस्ट स्ट्रिक्ट एक्सेस स्पेसिफायर, जो बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाता है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से सबसे स्ट्रिक्ट कौन सा होता है, स्ट्रिक्ट है भैया, प्राइवेट होता है स्ट्रिक्ट, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट वाली वैल्यू को किसी भी तरीके से आप बाहर नहीं ले जा सकते,
तो ये प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड का अलग सेंस है, वो प्राइवेट जैसा ही होता है, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है तो अपनी प्राइवेट चीज को भी दूसरे को दे सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टेड। और प्राइवेट का मतलब प्योर प्राइवेट, मतलब वो वैल्यू कहीं किसी को दी नहीं जा सकती। हाँ, उसके बाद फिर विच ऑफ दीज इज अपर सुपर क्लास ऑफ रैपर क्लास लॉन्ग डबल इंटीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर क्लास, मतलब लॉन्ग की, डबल की और इंटीजर की सुपर क्लास, यानी ये तीनों रैपर क्लास किसके अंदर होती हैं? देखो भैया, लॉन्ग भी एक रैपर क्लास है, डबल भी एक रैपर क्लास है, इंटीजर भी एक रैपर क्लास है। तो ये तीनों चीजें किस में हो सकती हैं बच्चों, बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे। आप यहां पे समझो, जब आप कंफ्यूज हो कि हाँ क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो सकता है, तो उस केस में आपको पहले ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि कौन सा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पहले ये ढूंढो। तो जैसे कि लॉन्ग इसमें दिया है, तो लॉन्ग के अंदर लॉन्ग थोड़ी ना होगा, है ना? तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर अब यहाँ पे फ्लोट दिया गया है, तो फ्लोट के अंदर डबल थोड़ी ना होगा, है? डबल फ्लोट, फ्लोट डबल दोनों एक चीज होती है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल गलत हो गया। अब बचा डिजिट्स और नंबर, है ना? तो हम इनको नंबर तो कह सकते हैं, हम इनको नंबर तो कह सकते हैं, लेकिन डिजिट का मतलब है कोई एक डिजिट या डिजिट्स कहा है, तो डिजिट्स भी हो सकता है। अब आपको बच्चों बताओ, जल्दी से चूज करो, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर नंबर और डिजिट में? आप लोगों ने किया है तो अच्छा रहेगा कि आप लोग बताओ उसका। कोई नहीं बता पा रहा है, हाँ? तो आप यहाँ पे मान लो, हम इसको फिलहाल अभी नंबर मान के मान के चल रहे हैं, क्योंकि डिजिट का कोई मतलब नहीं, नंबर मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर हैं हमारे। और बाकी इसको अगर कुछ दिक्कत होती है तो चेक करके मैं अलग से आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये नंबर के अंदर ये सब आ जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका x में 25 है, और इंटीजर y इज इक्वल टू, अब देखो इंटीजर ये क्या है, रैपर क्लास है, और ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग की बात हो रही थी, तो ये उसी का एग्जांपल है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को जब आप रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बॉक्सिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बॉक्सिंग का एग्जांपल है कि आप जो 33 ये 33 अलग से ले लिया है, x की कोई काम किया यहाँ पर? एक्स के साथ तो कोई काम ही नहीं किया, यहाँ पे कायदे में इनको एक्स रखना चाहिए। जो इसका सेंस है, मीनिंग है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक्स रखना चाहिए। अच्छा देखिए क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो सिर्फ सिर्फ डिफरेंस पूछा जा रहा है, इस लाइन में और इस लाइन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट? इनमें डिफरेंस क्या है? एक मिनट बच्चों, टाइम से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, बीच बीच में आ रहे हैं। ओके, तो अब देखो क्या क्या दिया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास, और खाली रैपर क्लास नॉन। तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, रैपर क्लास है, तो हम इसको ये वाला मान लेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास, ये वाला मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा जितने भी पेपर अभी आते जाएंगे आपको एमसीक्यू का कलेक्शन करना ही करना है, यही थ्योरी है आपका। फटाफट 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो सीधे सीधे 4 नंबर 5 नंबर चले गए, तो इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नेम द पैकेज दैट कंटेन्स स्कैनर क्लास, तो स्कैनर क्लास यूटिल सारे बच्चे जानते हैं, जावा डॉट यूटिल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट डेटा टाइप, बताओ, देखो देखो देखो, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, कैर प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और स्ट्रिंग स्मॉल में कुछ होता ही नहीं है, तो फिर यहां पर ये वाला कैपिटल वाला स्ट्रिंग को कंपोजिट डेटा टाइप माना जाएगा। वैसे भी ये होता भी है, लेकिन स्ट्रिंग एक क्लास भी है, इसका भी ध्यान रखना है। कंपोजिट डेटा टाइप में सारी चीजें क्लास नहीं होती, लेकिन स्ट्रिंग एक क्लास भी है। अच्छा उसके बाद है गिव द आउटपुट,
तो देखो यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये नहीं ध्यान देते हैं। इंटीजर डॉट पास आईएनटी का मतलब होता है किसी स्ट्रिंग में स्टोर नंबर को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऐसे ही इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का मतलब होता है किसी स्ट्रिंग में स्टोर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, वो डबल कोट्स देख लिया तो उन्होंने कॉन्कैट कर दिया, यानी 670 और 70, यानी ये वाला आंसर लगभग मान लिया। तो ये कन्वर्ट किया जा रहा है स्ट्रिंग वैल्यू को उसमें इंटीजर में। तो यहाँ पे ये नंबर बन जाएगा और ये भी नंबर बन जाएगा, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 740। 740 आ जाएगा, बस यही आंसर था इसका। उसके बाद देखिए, द मैक्सिमम आर्गुमेंट दैट मैट.पाव फंक्शन कैन बी प्रोवाइडेड विद अस। इसके आर्गुमेंट के अंदर कितने मतलब वो रखे जा सकते हैं आर्गुमेंट, किसकी किसकी पावर करनी है और कितनी पावर करनी है, दो ही तो होते हैं। तो यहां पर टू टू आर्गुमेंट मतलब इसके अंदर ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर कितनी वैल्यू रखी जा सकती है, तो टू रखी जा सकती है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको वादा किया है कि मैं ये जल्दी ही कल परसों में इसका डेटा बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्केट में या बुक्स में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और फिर आपको जल्दी ये मिलेंगे। बस आप जो भी अपडेट मेरी तरफ से मिलते रहते हैं वो आप देखते रहिएगा। देखिए, आपका असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं और ये दोनों स्टेटमेंट के आधार पर ए बी सी डी इन चार ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है। तो आपको यहां पर ये असर्शन है, ये रीजन है, इससे कोई मतलब ही ना रखिए, आपको आराम से पहचान लोगे। खाली आपको स्टेटमेंट जो दिया है सिर्फ उसको कायदे से पढ़ो कि वो सही बात कही गई है या उसमें कुछ गलत है, या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे आपका ये पहला दिखाई पड़ रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल आर नोन एज डेटा मेंबर ऑफ क्लास। तो इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब जो फंक्शन प्रोग्रामिंग में आईएनटी ए आईएनटी बी लिखते हो, ग्लोबल वेरिएबल जिनको कहते हो, उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और वो डेटा मेंबर ऑफ क्लास है क्या, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उन्हीं को डेटा मेंबर कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। अब बताओ ये बात सही है गलत है, वासवी बताओ। गलत है, क्योंकि क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक लगा के डिक्लेयर करोगे तो वो क्लास वेरिएबल बन जाएंगे, क्लास वेरिएबल कहे जाएंगे। तो ये बात गलत है और ये बात सही है। और ये इस बात का कोई रीजन ये है क्या, यानी ए वाली बात का कोई रीजन एक्सप्लेन हो रहा है आर वाली बात में या आर वाले स्टेटमेंट में, कोई नहीं। तो इस वजह से आप कहोगे यहां पर ये, वैसे तो ये सारे ऑप्शन है, इसमें पहले वाले में दिया गया है कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरे में कहा गया कि ए और आर करेक्ट हैं और आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। और तीसरे में कहा गया ए ट्रू है और आर फॉल्स है। चौथे में कहा गया ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो हमारा क्या है इसमें, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, बिल्कुल सही। तो ये सी वाला आंसर हमारा सही है। उसके बाद अब यहां पर ये एक पैराग्राफ दे दिया गया है जिसको आपको पढ़कर और यहां पर डिसीजन लेना है। तो एक बार जल्दी से आप पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ ले रहा हूं। ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट यूज्ड इन जावा स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ टोकन। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा इज कॉल्ड टोकन। टोकन में आपका कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स आता है, लिटरल्स आते हैं, ये सब आपके टोकन्स होते हैं। और ईच टोकन कैरी अ स्पेशल मीनिंग and takes active part in effective execution of program. Some of the tokens include literals, identifier, punctuators, operators, etc. Literals are the constant, whereas the variable are the type of identifier. ठीक है, operator are tokens used to perform arithmetical and logical operation. ठीक है, based on the above discussion answer the following। तो नीचे एबीसी करके दिया गया है, देखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरल, इसमें लिटरल कौन नहीं है? लिटरल का मतलब फिक्स्ड वैल्यू की बात हो रही, फिक्स्ड वैल्यू की बात हो रही, वेरिएबल की बात नहीं हो रही। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डाली जाती है उस वैल्यू की बात हो रही है। तो देखो, अब देखो यहां पर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखें तो यहां पे कह रहा है कि इज नॉट अ लिटरल, लिटरल नहीं है। तो देखो ये जावा डबल कोट्स में है, इसका मतलब ये एक वैल्यू है, लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल कहा जाएगा इसको। और ये प्लस में हो या माइनस में हो, पॉइंट में वैल्यू है, तो इसका मतलब ये फ्लोटिंग लिटरल है, ये वैल्यू के रूप में है। और ये पी जो है ये कैरेक्टर लिटरल, क्योंकि सिंगल कोट्स में है, लेकिन ये सिंगल पी जो है ये एक वेरिएबल है, ये कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर पी आपका ये ऑप्शन सही है। तो ये तीन वैल्यू थी और ये वैल्यू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटर, तो इसमें तो फोर्थ, हाँ देखो ये वाला फोर्थ और का साइन है, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाता है। बाकी ये डबल डबल इस टाइप का कुछ नहीं होता। हाँ ये भी हो सकता है, नहीं ये भी नहीं होता, इक्वल साइन थोड़ी लगा है, ये एको नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसको एक बार दिखा देता हूं मैं क्या करेक्ट है। देखिए all the lower case and upper case letter are token, लोअर केस और अपर केस दोनों टोकन होते हैं। और द सेमी कॉलन इज नॉट अ टोकन, और ऑल द आइडेंटिफायर्स आर वेरिएबल्स। अब बताओ बच्चों, छोटा सा एक एक चीज पर गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आइडेंटिफायर इसलिए किस लिए यूज किया जाता है? जो वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम रखा जाता है, वो आइडेंटिफायर रूल्स के आधार पर रखा जाता है। तो कह रहे हैं कि ऑल द आइडेंटिफायर आर वेरिएबल। तो सारे आइडेंटिफायर वेरिएबल थोड़ी ना होते हैं, कोई क्लास का नाम भी होता है, कोई ऑब्जेक्ट का नाम भी होता है ना? तो इसको थोड़ा सा डिनाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद कहा गया द सेमी कॉलन इज नॉट अ टोकन। तो टोकन की डेफिनेशन तो थी कि छोटे से छोटी यूनिट जो जावा में प्रोग्राम में यूज की जा रही वो उसको टोकन कहते हैं। तो ये भी बात थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये दोनों तो इनकरेक्ट लग रही हैं। ऑल द लोअर केस अपर केस लेटर्स आर टोकन्स। तो इसको भले ही आप मान सकते हैं कि जैसे जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें अपर केस में भी चीजें लिखी जाती हैं और लोअर केस में भी लिखी जा सकती हैं। और जावा में कुछ भी यूज करते हो वो सब टोकन के अंदर आता है। तो आप पहले को ही आप सही आंसर मान सकते हो। बच्चों अगर आप एग्री करते हो तो जल्दी बताओ, नहीं तो कोई जो आपके हिसाब से लगता हो तो वो बताओ कि वहां पे कौन सा सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों? हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन इन जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में कौन सा टोकन नहीं होता है? तो ऑपरेटर टोकन में आते हैं, और आपका सेपरेटर टोकन में आते हैं, कमेंट्स को कह सकते हैं, असाइनमेंट भी ऑपरेटर में ही आता है क्योंकि, तो कमेंट को मान लो यहां पर। और सही बात भी है, कमेंट लाइन जावा के स्टेटमेंट नहीं माने जाते हैं, वो सिर्फ जावा के स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए कमेंट लाइन आपका यहां पर टोकन के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, रैपर क्लास इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो रैपर क्लास का काम क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसके रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, ये उसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना इनटू एन ऑब्जेक्ट। ये बताओ ये बात सही है गलत, पहले ये सोचो। और दूसरा है इंटीजर क्लास, इंटीजर रैपर क्लास है ये, तो इंटीजर रैपर क्लास रेफ आईएनटी वेरिएबल, ये बात सही है। और ये रैपर क्लास इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स, हाँ तो बॉक्सिंग की बात हो रही है। तो नहीं सुनो तो, जैसे तुमने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, तो 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और उसको रैपर क्लास ए में, ए के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बॉक्सिंग हो रही है वो, है ना?
तो रैपर क्लास इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट, तो ये बात भी सही है। और इंटीजर रैपर क्लास रैप्स आईएनटी वेरिएबल, तो ये बात भी सही, और ये बात इसको एक्सप्लेन भी करती है, क्योंकि रैपर क्लास का ही तो काम है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसके रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, और इंटीजर रैपर क्लास रैप कर रही आईएनटी को। तो इसका मतलब ये इस पहली वाली बात का सही एक्सप्लेनेशन आपका दूसरी वाली बात है, यानी उसी का एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ऐसे बच्चों निकाला जाता है, देखो ये पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो पहली वाली बात कही गई है उसको ही एक्सप्लेनेशन है उसका, ये दूसरी वाली बात स्टेटमेंट के रूप में एक तरीके से दे दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। बाकी और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कैरेक्टर डॉट इज लेटर, और सिंगल कोट्स में स्मॉल एस लिखा है, एंड कैरेक्टर डॉट इज लेटर, और सिंगल कोट्स में स्मॉल टी लिखा है। तो इस लेटर एस को क्या करेगा, ट्रू दे देगा, और इस अपर केस स्मॉल टी को क्या करेगा, फॉल्स दे देगा, और बीच में क्या लगा है, एंड, तो एंड का मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यानी दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, फॉल्स में आपका ये फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, फॉल्स का मतलब 0 होता है, ट्रू का मतलब 1 होता है, ये बात सही है, लेकिन एग्जैक्टली उसको लिखा नहीं जा सकता, मीनिंग समझा जा सकता है लेकिन उसको लिखा नहीं जा सकता। तो क्योंकि जावा में ट्रू फॉल्स का मतलब ट्रू फॉल्स ही होता है, लेकिन ट्रू का मतलब इंडिकेट करता है 1 को, और फॉल्स का इंडिकेट करता है 0 को। तो वो इंटरनली आप समझो, लेकिन आप लिखना हमेशा ट्रू फॉल्स ही। अब देखिए छोटा छोटा ये क्वेश्चन है, इनको भी मैं तुरंत तुरंत बताया देता हूं, पूछूंगा नहीं। ये जैसे लिखा है जावा एक्सप्रेशन में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो v इज इक्वल टू, ये नहीं नहीं, डेटा टाइप आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट को जावा में कैसे लिखेंगे। तो मैथ का एम बड़ा रखना चाहिए, मैथ डॉट एस क्यू आर टी ब्रैकेट में u इंटू यू कर सकते हो, या मैथ डॉट पाओ u कॉमा 2 कर सकते हो, और फिर प्लस 2a, सॉरी 2 इंटू a इंटू एस, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक आपका प्लस प्लस माइनस माइनस का आउटपुट है, इसको आप 5 ले लीजिए, यहां पर 5 रख दीजिए, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा आप लोग। 5 इंटू, और मैंने कहा था जहां इक्वल साइन स्टार्ट होता है, अगर उससे पहले ऑपरेटर दिया तो वहां पे गोल वाला ब्रैकेट खोल दो, तो गोल वाला ब्रैकेट खोल दिया, और ये प्लस प्लस ए है तो यानी 5 का 6 कर देगा, प्लस, और ये प्लस प्लस ए है तो 6 का 7 कर देगा, डिवाइड, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट में माइनस माइनस है तो 7 का 7 ही बनाए रखेगा, लेकिन फिर से आपका 6 हो चुका होगा, और उसके बाद माइनस, और फिर अब 6 जो हो चुका है यहां पर, वो यहां 6 पहुंचेगा, और ये फिर से प्लस प्लस कर देगा, तो ये कितना कर देगा, 7। इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बड़ा ऑपरेटर कौन सा है, डिवाइड, तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं सॉल्व करने लगोगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो आप लोगों को सिखाया उसके हिसाब से सॉल्व करोगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, अब यहाँ पर आप 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7, तो 1 आ जाएगा, माइनस 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 1 आ जाएगा, माइनस 7, और उसके बाद आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 8 हो जाएगा। हाँ, उसके हिसाब से कर लो, 5 इंटू 6 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, अच्छा ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, हाँ हाँ 6 प्लस 1 है, तो 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 माइनस 7 तो 0 हो गया, और 0 को 5 से इंटू कर दिया तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो आपको बच्चों इसका आंसर 0 आ जाएगा। नहीं एक्सप्लेन करना होता है, ये डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते हो, ये जो हाँ, हाँ ये स्टेप्स तुमको दिखाने पड़ेंगे सारे, डायरेक्ट किसी का देख के 0 लिख दो, ऐसा ना करना। इसमें इसमें भी आपको ध्यान देना है, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, खाली ये जो स्टेटमेंट है इसको जावा में लिखा कैसे जाएगा,
है ना, एग्जैक्ट कॉपी करना है। तो स्क्वायर रूट लिखा है तो उसका मतलब SQRT ही लगाना है। अब तुम उसका मीनिंग ना निकालो कि स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पाव हो जाएगा, ये इस तरीके से नहीं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया है, तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यानी कि ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए आपको नीचे एक प्रोग्राम दिया है, तो उसमें आपको बताना है खाली जगह में 1 वाली जगह में, 2 वाली जगह में, 3 वाली जगह में, 4 वाली जगह में क्या फिल किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये देखो पैटर्न आप देख लो, अगर हम यहाँ देखें ये पैटर्न जो है तो ZXVTR, तो इस X, अच्छा MNOPQR S गायब TUVWXYZ, तो हम चाहें तो एक एक लेटर वाला काम करवा सकते हैं। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं बनाने के, लेकिन हम लोगों को इनको फॉलो करना है। तो पहले हम लोग देखें कि इनका ये है क्या। ठीक है, अब मैं सामने प्रोग्राम लिख दे रहा हूं यहाँ पर, वो वाला क्या था, जेड था ना पहले, 5 बार जेड है, 1 2 3 4 5, फिर एक्स, फिर इससे पहले क्या आता है हाँ जल्दी जल्दी बताओ, इसके पहले क्या आता है, टी था, NOPQRST टी आएगा, कैपिटल था, ये था। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया होगा यहाँ पे सारे वेरिएबल ये इंटीजर टाइप के ले रखे हैं, इसका मतलब कैरेक्टर का आस्काई कोड दे दो और उसको फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट कराओ, क्योंकि कैरेक्टर तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक कि P को हमें Z प्रोवाइड करना है, तो कैपिटल Z है सबसे पहले, तो Z का मतलब हम यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं लिख के दिखाई दे रहा हूं कि आप यहाँ पर P इक्वल टू 90 लिख दीजिएगा, लेकिन इसको आपको ऐसे ही बताना है कि वन वाले आंसर में आपको क्या लिखना है, ऐसे करके बताना है ना। उसके बाद 5 से 1 तक का लूप चल गया, नीचे आया। अब देखो ये पैटर्न के हिसाब से आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पे ये स्टार्टिंग एंडिंग तो नहीं देखना है, ये पैटर्न के हिसाब से देखो, जे वाला लूप प्रिंटिंग करता है ना, तो जे वाला लूप जब एक बार कंप्लीट चल जाता है उसका मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट लाइन प्रिंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहली लाइन में जे वाला लूप 5 बार चला होगा, दूसरी लाइन में 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, तो यानी ये आपको एंडिंग मिल गई, ये आपको एंडिंग मिल गई। और या इसको हम स्टार्टिंग मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 4 3 2 1 चाहिए, तो 5 4 3 2 1 कैसे मिल जाएगा, ए से मिल जाएगा, ए के पास है, उल्टा चल भी रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका ये हो जाएगा फॉर हाँ ए के बाद बी यूज कर लो, बी इज इक्वल टू ए और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बी माइनस माइनस, ये यूज कर लो इसकी जगह पर। और फिर यहाँ पे कैर पी लिख दो इसकी जगह पर, ये कैर पी, पी में आपका 90 है ना, तो 90 को कैर में कन्वर्ट करोगे और ये 5 बार लूप चल रहा है तो 5 बार जेड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर समझ गए होगे क्या करना है, इसकी जगह पर p इज इक्वल टू, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू लिखा p माइनस 2, क्योंकि दो दो घट रहा है, तो 90 से आपका 90 से 88 होना है, 88 89 90, हाँ 88 होना है, तब जाके आपका x मिल पाएगा। तो आपका ये बन गया। तो अब इसका आंसर जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 1 का आंसर है 90, 2 का आंसर है 2 का देखो यहाँ पे ये सब पूरा ही फिल करना है ना, तो 2 का आंसर b इज इक्वल टू a है, इसको नहीं लगाने की जरूरत है, और 3 का आंसर है b, नहीं नहीं उसमें 1 2 3 4 लिखे थे ना, उसके हिसाब से करना है। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक ठीक। 2 में बच्चों ये पूरी लाइन होगी, मैं देख नहीं रहा था, ये 3 लिखा है यहाँ पर, 2 में पूरी लाइन होगी और 3 में आपका यहाँ पर कैर कैर होगा यहाँ पे ब्रैकेट में, और 4 में आपका यहाँ पर p माइनस 2,
ना ना ना, हम कह रहे हैं कि अगर ये पूरा ही लिख देते हो, जैसे यहाँ पे पी भी लिख देते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन का ये मतलब होता है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपके सामने ये आ गया है, पैटर्न बनाना आपको आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा ही है, खाली वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो आई होप बच्चों को, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले ये 5 बार लूप चलेगा, तो ये पी में 90 था, तो 90 के हिसाब से जेड प्रिंट हो जाएगा। उसके लूप से बाहर आए, लाइन चेंज हुई, और पी में आपका 90 था, -2 हुआ तो 90 सॉरी 88 हो गया। 88 जेड एक्स का होता है, और ए माइनस माइनस हो के आपका 4 हो गया। अब ये 4 से 1 तक चलेगा, यानी 4 बार चलेगा, और आपका पास 88 है, तो 88 के आगे कैर लगा है, तो ये एक्स 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 4 बार आ जाएगा। इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर यहां पर नेस्टेड वाला बना दिया गया है। रीराइट द फॉलोइंग सेगमेंट इफ एल्स नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, टर्नरी के ऊपर टर्नरी, टर्नरी के अंदर मतलब टर्नरी ऑपरेटर, तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। तो ये बहुत आसान होता है, इसको फटाफट देखो, आपको पहचानो। यहां पर ये नेट क्या है, रिजल्ट वेरिएबल है, और ये क्या है, कंडीशन है। और कंडीशन ट्रू होगी तो उसके साथ कुछ वर्क होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके साथ कुछ वर्क होगा। तो मैं यहां पर अभी आपको बहुत ज्यादा सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको सीधे इसका आंसर बता रहा हूं। इफ एल्स का फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी होती है, सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। 1 लाख है ये, नहीं 10 लाख है, नहीं 1 लाख है। 1 2 3 4 5। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली कैलकुलेशन कहां जाएगी, नेट में। नेट, हाँ, इज इक्वल टू सैलरी -8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सैलरी, ये है। और उसके बाद अब ये लाइन हो गई कंप्लीट, सेमीकोलन लगा दो। फिर अब इसका एल्स, एल्स लगाओ, कर्ली ब्रैकेट खोल दो। अब अगर कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन फॉल्स होती तो ये कहां जाएगा। अच्छा, ये नेस्टेड नहीं है बच्चे, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट देख के मुझे लगा नेस्टेड, ये नेस्टेड नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, तो इसमें कर्ली ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं, हम नेस्टेड चक्कर में खोल दिए थे। यहाँ पे बस हो जाएगा नेट इज इक्वल टू सैलरी -5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सैलरी, बस ये हो जाएगा। बच्चों सच में बताएं, आप जैसे कोर्स जब पढ़ते हो, जावा का जब कोर्स पढ़ रहे होते हो, तो कोर्स एक बार और कोर्स दो बार तक अगर आपने पढ़ लिया है तो बस सफिशिएंट है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जितने पेपर आप देख डालोगे और पेपर के सॉल्यूशन देख डालोगे, वही आपका धन होगा, वही आपकी प्रैक्टिस होगी, वही आपके मार्क्स बनाने में 100 आउट ऑफ 100 लाने में मदद करेगा। तो पेपर जहां कहीं, जब भी मैं पेपर की क्लास लूं तो उसमें टाइम निकाल के जरूर दे दो, भले आप हमारे ऑफलाइन क्लास में कोर्स अगर पूरा कर चुके हो तो किसी क्लास को मिस कर रहे हो किसी रीजन से, तो मिस कर दो। अवश्य मिस तो नहीं करना है, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन पेपर कभी ना मिस करना, क्योंकि पेपर से ही सब कुछ होना है। और पेपर रिपीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये सपना हो जाएगा आपको, वो एग्जैक्टली क्या कहा गया था, फिर आपने अपने दिमाग में क्या बैठाला, वो तब जान पाओगे जब दोबारा से इसको एक बार देखोगे। और तरीका होता है पढ़ाई करने का, जैसे आप जब ये पढ़ रहे हो तो आप बस आके बैठ गए पढ़ने लगे, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। आप नोटबुक पेन लेकर बैठो, जहां जहां आपको लगता है कोई अलग टाइप का क्वेश्चन था जो कुछ हौच पौच लग रहा था, तो वहां पर तुरंत क्वेश्चन नंबर लिख लिया। ठीक है, तो जब अपने आप पढ़ने बैठोगे तो पूरा पेपर पढ़ोगे तब आपको मन नहीं लगेगा। तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लो जो आपको अलग टाइप के लग रहे थे या टफ लग रहे थे, जिसके बारे में आपको लगता था कि लाओ पहले बुक से चेक कर लेंगे तब समझेंगे कि हाँ ये सही है या गलत। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप, अच्छा ये लूप एग्जीक्यूट करना है, देखो भैया एग्जीक्यूट करवाओ लूप। यहां पर P में 12 है और Q में आपका 8 है, और डू वाइल लूप है तो डू तो तुरंत स्टार्ट करवा देगा। और इसमें पूछा क्या क्या गया, कितनी बार रन हुआ है, बस यही पूछा गया, या आउटपुट भी पूछा गया। आउटपुट और वो कितनी बार रन हुआ ये भी दोनों पूछा गया, तो ठीक है।
आप देखो डू के अंदर आए, इसका मतलब वो एक बार एग्जीक्यूट हुआ, तो नंबर 1 मैंने यहां डाल दिया। नंबर 1 आपका जो है पी में क्या है, यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है पी में 12 है और क्यू में 8 है। यहाँ पे डू का मतलब नीचे आ जाओ, पी में आप देखो 12 लिख दिया और मॉड 8, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। अच्छा यहाँ बच्चों याद रखना आप लोग, जैसे ब्रेक सामने लिख दिया गया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेटमेंट को सामने लिखो या नीचे लिखो वो एक लाइन उसी को मानेगा जो भी उसके आगे या नीचे लिखी। यानी इफ के अंदर ये ब्रेक है लेकिन ये वाली लाइन इफ के अंदर नहीं है, वो ब्रेक के बाद है, इसका मतलब वो इफ से बाद है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट तो खुला नहीं है। तो यानी कंडीशन फॉल्स हुई तो आप यहां से सीधे यहां आओगे और P इक्वल टू P प्लस Q हो जाएगा। P में क्या था आपका 12 प्लस 8 20 हो गया। अब लूप करने, अच्छा अब लूप यहां आएगा और P में इस समय 20 हो चुका है तो 20 आपका इससे छोटा है, फिर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे 20 और Q की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है तो 20 मॉड 8 हो रहा है, कंडीशन क्या हुई फॉल्स। फिर आप इधर आओगे और 20 प्लस 8 28 हो जाएगा। अब 28 48, अच्छा ये ध्यान नहीं दिया यार, इसको भी तो देखना है। ये एक बार चला था जब आपका ये 12 था, फिर दोबारा जब चला जब ये आपका 20 हो गया, सॉरी हाँ 20 हो गया तब दोबारा चला। अब तीसरी बार चल रहा है जब ये 20, तीसरी बार चल रहा है जब ये 28 हो गया। अब कंडीशन ट्रू हो गई ना, 28 कंडीशन ट्रू है, फिर से ऊपर चला गया। अब 28 इससे डिवाइड कराओ, कंडीशन फॉल्स, तो आप 28 प्लस 8 30, एक मिनट 36। अब 36 कंडीशन ट्रू होगी तब हम यहां लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना, डू व्हाइल लूप में ये कंफ्यूज करेगा तुमको। अब कंडीशन चेक होने का मतलब लूप चल गया ये थोड़ी ना है। अब कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए हम यहां लिख देंगे 4 और ये आपका 36 आ गया। अब 36 ये डिवाइड हो जाता है 8 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आए ब्रेक आ जाए, और ब्रेक आ जाए तो ब्रेक से आपका क्या हुआ, लूप से बाहर आ गए, बाहर आए और यहां रिटर्न ए कर दिया गया। ए है यहां कहीं, हाँ ये मिसप्रिंट हो गया होगा, वैसे मैं बता रहा हूं यहां पर आपका पी रिटर्न किया गया होगा। हाँ अच्छा क्या, अरे तो तुम लोग क्यों कह रहे थे यार, अरे अभी बोला था यार, ऐसी बात करो। 36 मॉड 8 बच्चों बताओ कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स, तो क्यों बंद करे बैठे हो, यहाँ ट्रू करा दी इन लोगों ने बैठे बैठे, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ से बाहर आए और 36 प्लस 8 कितना हो गया, हाँ एक मिनट रुक जाओ, कंडीशन आपकी ये फॉल्स हो गई। अरे यार ध्यान नहीं दिया, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसको हम चेक कर रहे हैं खाली, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, हाँ हाँ बच्चों फिर से बताओ, ये लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो 36 प्लस 8 करने पर कितना हो जाएगा 44, 44 हो गया, ये इससे छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हुई इसलिए हम ये 5 लिख रहे हैं और लूप ऊपर गया। अब यहाँ पर 40 आ गया, 40 मॉड 8, अब तो डिवाइड हो ही जाएगा। अच्छा 44 है, सॉरी 44 है, तो 44 अब भी डिवाइड नहीं होगा बच्चों 8 से, है ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर से फॉल्स हो जाएगी। और फिर यहां आएगा 44 प्लस 8 52, अब 52 इससे छोटा है, कंडीशन फॉल्स, तो आप यहीं पर बाहर आ गए। और ये रिटर्न एक ये फालतू में लिख दिया गया, ये इस लाइन का प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कोई फंक्शन थोड़ी ना है, ये कॉपी पेस्ट मारा गया होगा कहीं से, तो उसमें रिटर्न वाली लाइन भी चली आई। अब यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट यहाँ पर कहा गया है ना, तो आउटपुट तो यहाँ एसओपी लाइन कहीं है ही नहीं, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। कोई एसकेडी वाला बच्चा अगर बैठा है तो बताए, स्कूल में करेक्शन कराया गया था इस क्वेश्चन के लिए क्या, नहीं कराया गया होगा। तो फिलहाल अब इसमें आउटपुट अगर कहीं कोई प्रिंटिंग वाली लाइन होती तो हम उसको
मान लेते। अगर ये फंक्शन के रूप में दिया गया होता तब भी हम यहाँ पे रिटर्न पी या क्यू में से कुछ कराते तो भी हम मान लेते, पी या क्यू में से। हाँ, एसओपी में कुछ ना कुछ लिखा होता ना, तुम बताओ क्या लिख दें, उसके हिसाब से आउटपुट आ जाएगा। अगर यहाँ पर एसओपी में क्यू लिख दें, जैसे पी लिख, अगर मान लीजिए एसओपी में पी लिख दें तो पी में 52 था और क्यू में तो 8 ही बना रहा, उसमें तो चेंज हुआ ही नहीं, है ना। और अगर पी को अंदर लिख दें तो आपका वही आंसर आएगा, पहले आपका 12 था फिर +8 कर दो तो आपका 20 आया, फिर +8 कर दो, तो उस तरीके से आइट कर। फिलहाल ये 5 टाइम्स रन हुआ, इतना आंसर हमने आपको क्लियर कर दिया। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस वजह से इसका आउटपुट नहीं बताया जा सकता। क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को। फिर देखिए, राइट अ जावा सिंटैक्स फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको जावा सिंटैक्स में कन्वर्ट करना है। तो a इज इक्वल टू 0.05 माइनस 2 इंटू मैट डॉट पाव, और नहीं तो आप y इंटू वाई ब्रैकेट में कर सकते हैं 3 बार, y की पावर 3। और अच्छा एक चीज और है, अच्छा ये डिवाइड लगा, डिवाइड डिवाइड, और फिर मैं अलग से लिखे दे रहा हूं नीचे साइड में, मेरे पास जगह नहीं, तो x माइनस वाई। ये ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, फिर सेमीकोलन लगा दो बस। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन नल लूप एंड इनफाइनाइट लूप। हाँ, एक एग्जांपल हमेशा दे दो, थ्योरी जो प्योर लिखने का है उसमें एक एग्जांपल हमेशा दे दो, वरना आप यहां क्या लिखोगे, नल लूप का मतलब होता है जिसमें जिसमें जो जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट ही ना हो, यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर कुछ हो ही ना, वो नल लूप होता है। यानी बॉडीलेस लूप जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो बहुत सारे लूप हो सकते हैं जो बॉडीलेस लूप हो, और इनफाइनाइट लूप ऐसा लूप जो कभी एंड ही ना हो, टर्मिनेट ना हो, वो इनफाइनाइट लूप है। फिर उसके बाद आप एग्जांपल दे दीजिए, जैसे हमने फॉर int i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन आपका 5 और i प्लस प्लस, और यहां पे सेमीकोलन लगा दिया, ये नल लूप का एग्जांपल है, सेमीकोलन लगा दिया। बाकी नीचे तुम यहां पे कुछ भी लिख दो, आई लिख दो। सेमीकोलन से क्या होगा, ये कंडीशन चेक होने पर नीचे नहीं आएगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहां आएगा ऊपर, जब कंडीशन फॉल्स होगी तब यहां आएगा। तो ये आपका नल लूप या बॉडीलेस लूप का एग्जांपल हो गया, और ये बहुत अच्छा आउटपुट पूछने में आता है। नहीं, फिर भी लिख दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये बॉडीलेस लूप है। और ऐसे ही यहां पर फॉर int i is equal to 1, i is less than 5 और i प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस, i माइनस माइनस कर दो बच्चों, माइनस माइनस, और फिर यहां पर एसओपी i प्रिंट करा दो। तो देखो i में आपका क्या है, 1 है, और 1 से प्लस प्लस करेगा तब 5 तक पहुंचेगा, और हम तो माइनस माइनस करा रहे हैं, तो वो 5 से हमेशा छोटा ही बना रहेगा। अब छोटा बना रहेगा तो इसका मतलब वो चलता जाएगा और हमेशा चलता ही रहेगा जब तक कंप्यूटर को बंद ना कर दिया जाए, तब तक ये प्रिंटिंग होती रहेगी। तो ये आपका इनफाइनाइट लूप हो गया। हाँ, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, नल इनफाइनाइट हो जाएगा, नल भी हो जाएगा और इनफाइनाइट भी हो जाएगा। ओके, आउटपुट देखो बच्चों, अब यहां पर ए में आपका क्या है, 0 0 -5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कई बच्चे यहां -5 देखेंगे नहीं, उनको 5 नजर आएगा, 0 5 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएंगे। कंडीशन ट्रू है बच्चों, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आए ए प्रिंट हो जाए, तो ए के पास क्या है, 0। और लाइन हमेशा याद रखना, आउटपुट में एसओपी एलएन लिखा है या एसओपी लिखा है, ये बात गौर करना जरूरी है, नहीं तो आउटपुट आपका गलत हो जाएगा। तो एसओपी लिखा है, तो ये में 0 है, 0 प्रिंट हो जाएगा, और साथ में एक स्पेस भी प्रिंट कराया, तो स्पेस अभी हम हटा देंगे, अभी लगा दिया जानकारी के लिए। फिर नीचे आएगा माइनस माइनस ए किया, तो ए में 0 था, 0 से माइनस माइनस होकर -1 हो जाएगा, और -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा। फिर नीचे आए, अब लाइन चेंज हो गई तो कर्सर नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे -1 था ना, -1,
-1 से माइनस माइनस होगा, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और लूप ऊपर चला गया। अब यहां पे चेक हो रहा है -2 बड़ा है, -5 कंडीशन ट्रू। नीचे आए, अब यहां पर पहले -2 प्रिंट होगा, फिर ये स्पेस आ जाएगा, फिर -2 को माइनस माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 इंटू 2 तो -6 आ जाएगा, और फिर नीचे आए लाइन चेंज हो गई, और -3 से माइनस माइनस होकर -4 हो जाएगा। फिर ऊपर गए -4 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए और -4 एक स्पेस दे देंगे, और फिर यहाँ पे -4 को माइनस माइनस करके कितना हो जाएगा? -5, और -5 इंटू 2 -10, और उसके बाद लाइन चेंज होकर कर्सर नीचे आ जाएगा, और -5 से माइनस माइनस करके करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। तो आपका आउटपुट के नाम पर ये बीच वाले स्पेस हटा दो खाली, ये आउटपुट आ जाएगा आपका 0 स्पेस -2 स्पेस -6 स्पेस -10, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को आ गया? उसके बाद काफी बड़ा पेपर होता है यार, देखो, when there is no explicit initialization, what are the default value set for variable in the following case? देखो ध्यान से सुनो, पहले ये एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन का मतलब समझ लो क्या है। इनिशियलाइजेशन का मतलब वैल्यू डालना होता है, तो वो दो होता है, स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब एक्सप्लिसिट का मतलब अलग से कोई वैल्यू डाली जा रही हो, तो अलग से वैल्यू क्या है? अगर वो बूलियन टाइप का है तो ट्रू फॉल्स ही डाला जाता है, और डबल टाइप का है तो 0.0 डी डाला जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको? व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यू? अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू तो ठीक है, इसमें फॉल्स होती है और इसमें आपका 0.0 डी होती है बस। अरे नहीं, वो कह रहे हैं आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो अपने आप कौन सी होगी? तो बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या मानोगे? फॉल्स। तो इसकी डिफॉल्ट, अरे उसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, एक्सप्लिसिट के चक्कर में सोचने लगे हम। एक्सप्लिसिट मतलब अलग से ना डाली जाए, तो अलग से तो हम फॉल्स को ट्रू भी डाल सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? फॉल्स। और इसमें 0.0 डी, ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू होती है। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, स्विच केस में कन्वर्ट करो। अब तक स्विच केस की वैल्यू में देखो, आपका जो है अब यहां पे एक की पॉइंट आपको बता रहे हैं कि स्विच केस में इसको इफ एल्सिफ को कन्वर्ट करने के लिए आता है, या इफ एल्सिफ को स्विच केस को इफ एल्सिफ में आए, या इफ एल्सिफ को स्विच केस में, वाइस वर्सा हो सकता है। तो यहाँ पे एक की पॉइंट है कि इफ एल्सिफ में अगर कोई चीज लिखी है उसको स्विच केस में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा कंडीशन को सबसे पहले देखिएगा। कंडीशन में एक वेरिएबल का नाम होगा, एक वैल्यू होगी हमेशा। तो जो वेरिएबल का नाम होता है वो स्विच केस के लिए चॉइस वेरिएबल मान लिया जाता है या बन जाता है। इफ एल्सिफ में जो वेरिएबल का नाम होता है वो स्विच केस में चॉइस वेरिएबल मान लिया जाता है, और जो कंडीशन में वैल्यू होती है वो स्विच केस में केस बन जाता है। इसमें इफ एल्सिफ में जो वैल्यू है वो स्विच केस में केस बन जाएगा। अब बाकी आपको स्विच केस का सिंटेक्स मालूम होना चाहिए, तो स्विच लिखना पड़ता है आपको, और हमने कहा कि जो इसमें वेरिएबल कंडीशन में होता है वो उसका चॉइस वेरिएबल बन जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? VAR, ये लिख दोगे, कर्ली ब्रैकेट खोलो, सिंटेक्स तो वही रहेगा जो आपका होता है, और यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पर केस बना दोगे, केस में जो यहाँ कंडीशन में वैल्यू है वही केस बनेगा, तो केस 1, और इसके अंदर आप यहाँ पर प्रिंट करा दो SOPLN, डिस्टिंक्शन प्रिंट करा दो, डिस्टिंक्शन। फिर उसके बाद अब इसमें तो ब्रेक मिलेगा नहीं, लेकिन आपका उसके हिसाब से ब्रेक होना ही चाहिए, ब्रेक। फिर केस 2 SOPLN, हाँ, कोलन साइन, फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद फिर ब्रेक लगाओ, केस 3 SOPLN,
सेकंड डिवीजन, और उसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगर इसमें एल्स है तब तो डिफॉल्ट बनाओगे, अगर इसमें एल्स नहीं है तो डिफॉल्ट नहीं बनाओगे, बस छोड़ दोगे। तो यहाँ एल्स है इसलिए यहाँ पर डिफॉल्ट बनेगा, डिफॉल्ट, और यहाँ क्या आ जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का तरीका, तो मैंने जो की पॉइंट, हाँ, और लास्ट में स्विच केस क्लोज जरूर करना बच्चा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो की पॉइंट था कि जो इफ एल्स में वेरिएबल है वो स्विच केस में चॉइस वेरिएबल बन जाता है बस, और जो इसमें वैल्यू है वो उसमें केस बन जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। अब बच्चों आपको क्या लगता है कि सेक्शन बी आज करा देना चाहिए, या इसका सेक्शन बी और उसका सेक्शन बी आपस में मर्ज करके एक वीडियो में कन्वर्ट, हाँ, मर्ज करने ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो संडे आपका जो है बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक सवा घंटा हो ही गया है ना, और आप लोग मेहनत बहुत करते हो। आज तो मैं बहुत अपने बच्चे से डिस्कस कर रहा था कि ये क्यों ऐसा शिक्षा नीति में किया जा रहा है कि यार संडे को स्कूल क्यों रख देते, क्या ऐसा पढ़ाते हैं संडे को कि जो पूरे हफ्ते में नहीं पढ़ा पाते। हम तुमको अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि बच्चे को मैं आज करीब करीब 2-3 महीने बाद पार्क ले गया, मॉर्निंग में पार्क ले गया, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गया कि उस समय इतना पढ़ाई का प्रेशर था ही नहीं। तो हम लोग संडे को तो समझो इतनी आजादी होती थी, मस्त होता था, पार्क घूमते थे और दोस्तों के साथ घूमते थे, खेलते थे। अब यहाँ पे इसको पढ़ाई के चक्कर में अपने बच्चे को हम पार्क आर्क दिखा भी नहीं पा रहे हैं, इंजॉयमेंट क्या कराएंगे, खाली वही पैसे के दम पर जो इंजॉयमेंट करा लो, लेकिन जो बिना पैसे के इंजॉयमेंट होता है वो वाला इंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। तो मुझे बहुत खराब लग रहा था कि ये स्कूल का सिस्टम ऐसा क्यों बनाया गया। संडे को मतलब प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए कि संडे को बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा, बाकी तुम अपना 1 घंटा उसी दिन बढ़ा लो। और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिखने वाले प्रोजेक्ट क्यों देते हो, करने वाले करवाओ ना स्कूल में। वो इतनी मोटी मोटी फाइल बना के बच्चा किस तरीके से कुछ सीख तो रहा नहीं है, बस वो कैसे भी फाइल पूरी करके आपको दे दे रहा है स्कूल में। तो ऐसी पढ़ाई से फायदा क्या, बच्चे को कौन सा नॉलेज हो रहा है। और जब जानता है टीचर तब भी ऐसा कर रहा है, या सिस्टम जान रहा है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है तब भी ऐसा कर रहा है। तो ये चीज बहुत खराब है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, फिलहाल ये मन की बात थी, ये टॉपिक से अलग है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि जैसा समय है हवा के विपरीत दौड़ोगे तो फिर जो है ढकेली दिए जाओगे, तो थोड़ा साथ ही में चलने की कोशिश करो। और जब मौका लगेगा कि कुछ करके दिखाना, हमें मौका मिल रहा है तो विपरीत भी चल लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश ना करो, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्ट आए हैं उनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है प्रोग्रामिंग में, और उस चक्कर में वो 99 98 रह गए, 100 नहीं आ पाया, और उनसे कम होशियार वाले 100 ले आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रूल, जो बताए गए चीजें थी, जो प्रूवन मेथड थे उनको फॉलो किया। ओके बच्चों, हैप्पी संडे, बचा हुआ जो भी है। आप लोग प्रेजेंट